नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सात का संग्राम में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा की आग में शेख हसीना की सरकार जल गई। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% का आरक्षण लागू किया गया था, जिसे 2018 में सरकार ने खत्म किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताकर पुरानी व्यवस्था लागू की तो शेख हसीना सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां से हसीना सरकार को राहत मिली। सवाल यह कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को लगभग खत्म कर दिया तो फिर प्रदर्शन ने तूल क्यों पकड़ा? तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बात शेख हसीना की करेंगे और उन तमाम गलतियों का भी जिक्र करेंगे जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसके पहले बांग्लादेश में आरक्षण की व्यवस्था को एक बार समझ लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश में पहले सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों को 30% का आरक्षण मिलता था। इसके अलावा पिछड़े जिलों और महिलाओं को 10-10%, धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5%, दिव्यांगों को 1% आरक्षण की व्यवस्था लागू थी। योग्यता के आधार पर 44% लोगों की भर्ती होती थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को 5%, जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। बाकी 93% भर्तियां योग्यता के आधार पर होंगी। अब सवाल यह खड़ा होता है, जब आरक्षण की व्यवस्था लगभग खत्म हो गई तो फिर शेख हसीना को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी? तो आरक्षण की व्यवस्था को हमने आपको एक बार समझा दिया है। अब आपको हम वो तमाम राजनीतिक टिप्पणियां भी एक बार सुना देते हैं, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि आखिर बांग्लादेश में किस तरह की सियासत है। इसकी जो स्थिति है वो एक हम लोगों को पड़ोसी देश होने के नाते और कभी इसी देश से अलग हुआ एक देश, और वहाँ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जो दृश्य आ रहे हैं वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहाँ अराजकता ही अराजकता है। वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत संकट में हैं। वहाँ के माइनॉरिटीज़ के रूप में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जो पारसी हैं, ये सभी लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। और हमें आज गनीमत ये है कि सदन में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूरी रिपोर्ट रखी है, और मुझे एक बात का संतोष है कि विपक्ष ने इस पे जो एक सकारात्मक रुख रखा है कि हम पूरे इस ऐसे मुद्दों पे देश के साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। बांग्लादेश के जो डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सरकार चेंज आने के बाद जो अब स्थिति है, वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सारी जो प्रशासन है, अभी जो जमात का प्रशासन और मिलिट्री भी जो है उनका सपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए ये भविष्य में हिंदुस्तान का खतरा बन जाएगा। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही। मुझे लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी इस्कॉन मंदिर पे भी हमला हुआ है, तो वो एक गंभीर बात है। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं, और 18,000 जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सरकार को पहले उसको देखना चाहिए, गंभीरता से उसको पूरी तरह से वहाँ पे हमें ताकत लगा के उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार जो है, नई सरकार, वो जो है हसीना की सरकार तो एक फ्रेंडली सरकार थी, वो सरकार कैसी होगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और दूसरे बहुत बिल्कुल सही बात है उनकी कि संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हम लोग भी कोई बढ़ चढ़ के उस पर नहीं बोल रहे हैं, और हमें सरकार के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि सरकार किसी तरह से वहाँ शांति की स्थापना कराने में सहयोग करे, और हमारे बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है।
विदेश मंत्री जी ने अपना बयान जो सदन में रखा उस पर हम लोगों ने कोई क्वेरी नहीं की, ये मानते हुए कि देश की सरकार और विदेश मंत्री जो हालात के बारे में बता रहे हैं वो एक सही जानकारी दे रहे होंगे। आज आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे बुलाई, बांग्लादेश की परिस्थितियों पे बुलाई, उसमें आपने आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है उसको आपने नहीं बुलाया। 3 सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 10 सांसद राज्यसभा में हैं, आपने हमको नहीं बुलाया। ये क्या प्रधानमंत्री जी के पसंद और नापसंद पे तय होगा कि कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर होने वाली बैठकों में आएगा, कौन नहीं आएगा? देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अजय शर्मा यहाँ पर जुड़ गए हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। आपसे एक बार बांग्लादेश की परिस्थिति को हम समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ आरक्षण ही इसका आधार माना जा सकता है या जो मौजूदा सरकार थी उससे असंतोष लगातार धीरे धीरे पनपता रहा, लगातार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिससे कि एक बहाना मिला और उस बहाने को वहां की जनता ने या विपक्षी पार्टियों ने भुनाया और इस तरह की अराजकता वहां पर अब देखने को मिल रही। क्या लगता है आपको? देखिए, मामला वही जो विपक्षी पार्टी है बीएनपी और जमाते इस्लामी जो वहाँ का संगठन है, उसने जो है इसको भुनाया है। जो कोटा जो 30% कोटा जो रिजर्वेशन वाला मामला है जिसको खत्म कर दिया गया था, बाद में फिर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो फिर से बहाल किया, फिर से उस पर विवाद हुआ। तो ये एक मामला बना और ये आंदोलन, छात्रों का आंदोलन इतना हिंसक आंदोलन बन गया जिसको मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भुना लिया है और शेख हसीना को जो है एक तरीके से बेदखल होना पड़ा मजबूरी में। ये इसकी वजह है। और दूसरा, भारत और चाइना के बीच में मैं समझता हूँ शेख हसीना जो है संतुलन नहीं बना पाई संबंधों को लेकर। अभी पिछले ही महीने जो है वो चाइना गई थी, वहां जाके उनकी जो मुलाकातें हुई और उसमें शी जिनपिंग को लेकर जो मुलाकात थी वो भी काफी अच्छी नहीं रही, फ्रूटफुल नहीं रही, उनको वो सम्मान भी वहां नहीं मिला। ये भी काफी चर्चा का विषय रहा। और उससे पहले वो भारत आई थी और तो भारत को साथ में उनके जो संबंध रहे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। तो मुझे जो लगता है इसके अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है हिंसक आंदोलन या छात्रों का आंदोलन, लेकिन इसके पीछे की जो एक कूटनीतिक वजह है वो कुछ और है। वो वजह सिर्फ है भारत और चाइना के बीच के संबंधों के बीच में संतुलन ना बना पाना। और हम जो समझते हैं कि भारत का बांग्लादेश के साथ में जो व्यापारिक रिश्ता है जो लगभग 1300 अरब से ज्यादा का है, जो हर महीने जो चलता है, उसके ऊपर जो है चाइना की भी निगाह थी कि भाई किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर वो अपनी पकड़ मजबूत कर सके। हम देखते हैं जैसे नेपाल के अंदर भी उसकी काफी प्रभाव है, पाकिस्तान के अंदर भी उसका प्रभाव है। इधर हम अगर बांग्लादेश भी उसके प्रभाव में आता है तो उसको फायदा होगा। तो मैं जो जहां तक समझ पा रहा हूं इसके अंदर जो है व्यापारिक रिश्ते हैं। और जो हम पश्चिमी एशियन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पर चाइना है और पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, वहां पर यह है कि इसका बॉस कौन, इसका बॉस जो है एक तरीके से चाइना बनना चाहता है। और हम ये हमारे लिए चिंता की बात है। तीस्ता परियोजना को लेकर जिस तरह से शेख हसीना ने कहा कि जबकि वो चाहती थी कि चाइना के साथ ये हो, लेकिन जैसे चाइना से लौटते इन्होंने कहा तीस्ता परियोजना को लेकर कि ये भारत इसको देखेगा, भारत करेगा। और जिसके बाद उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने बांग्लादेश को तरीके से भारत को बेच दिया है क्योंकि भारत के साथ संबंध उनके बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो ये पूरी जो लड़ाई है, जो तख्ता पलट है, वो इसी को लेकर है। और हम देखें जिस तरीके से अभी आप बयान दिखा रहे थे सभी राजनेताओं के, तो वो यही है जो अल्पसंख्यक है वहां पर, उन पर अक्सर हमले होते रहे, इस्कॉन मंदिर पर भी हमले होते रहे। वो चाहते हैं कि भाई जैसे पाकिस्तान की स्थिति है ऐसी बांग्लादेश की स्थिति रहे यहाँ पर। और यदि ये ऐसी स्थिति बनती है, शेख हसीना जैसी यदि महिला जो है प्रधानमंत्री नहीं होती है, तो भारत के लिए चिंता का विषय है
घुसपैठ बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, जो कट्टरपंथी है, जो चरमपंथी जिस तरीके से पाकिस्तान में सक्रिय रहते हैं उस तरीके से बांग्लादेश में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो भारत के लिए चिंता की बात है ये। बिल्कुल, जिस तरह से अब देखिए कट्टरपंथी हैं तो यहाँ पर चिंता लगातार पैदा कर ही रहे हैं। जो एक सबसे बड़ी चिंता है वो ये भी है कि अगर आपके पड़ोस का कोई मुल्क असुरक्षित हो जाए, अशांत हो जाए, तो आपकी सीमाओं पर भी हलचल होने लग जाती है। क्या इसके साथ ही जो वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य हैं उनसे कुछ सीखा जा सकता है कि भारत में जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, उनके बीच में जो आदान प्रदान है कि जैसे कभी कभी व्यंग के आधार पर ही कुछ ऐसी बात बोल दी जाती है जिसको आगे चल के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुलझाया जाता है। तो अगर शेख हसीना रजाकार शब्द का इस्तेमाल न करती तो इस तरह की परिस्थितियां बांग्लादेश में देखने को न मिलती। आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है भारत को इससे सबक सीखने की जरूरत है। आप देखें जिस तरीके से कोर्ट ने फैसले सुनाने शुरू कर दिए थे आरक्षण को लेकर भी, कभी बहाली को लेकर, दूसरे मामलों को लेकर, जबकि ये जो चुनी हुई सरकार है उसको फैसले करने चाहिए थे। तो कोर्ट को हर मामले में दखल नहीं देना चाहिए, ये भारत को भी थोड़ा समझना होगा कि यहाँ पर भी अक्सर हम देखते हैं कि कोर्ट फैसले सुनाता है या कोर्ट दखल देता है, तो ये भारत के लिए भी एक सबक की जरूरत है। दूसरा, जैसा अभी आपने पूछा है कि भारत को कुछ सबक लेना है, तो कुछ आंदोलन ऐसे रहे हैं भारत के अंदर जिनसे भारत को भी सबक लेने की जरूरत है। शेख हसीना छात्रों के आंदोलन को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही या उतनी सीरियसली नहीं ले पाई जितना कि शायद किसान आंदोलन के दूसरे आंदोलन को जो है वो इंडिया की सरकार ने, जब यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको कंट्रोल किया था। हमने तो देखा था लाल किले पर भी झंडा फहरा दिया गया था खालिस्तान का, वो हमने सब कुछ देखा था। तो यदि वो स्थितियां भारत में भी बन सकती थी तो हमें इस तरह के भड़काऊ आंदोलन या फिर हिंसक आंदोलन या जो दूसरी वजह से ये आंदोलन खड़े होते हैं, इन आंदोलनों को खड़े ना होने दिया जाए, जो कि देश हित में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दलगत या जातिगत राजनीति से ऊपर उठ कर चलना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम सामाजिक न्याय के नाम पर जो है दूसरी तरह की राजनीति देख रहे हैं और जातियों को आपस में भड़काने की बात चल रही है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि भाई जो सब कोटे वाली बात हो रही थी, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जिसको कुछ लोग जो है सरकार के पक्ष में थे, कुछ लोग सरकार के विपक्ष में चले गए। चिराग पासवान अलग बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी ने अलग चुप्पी साध ली या तेजस्वी यादव ने अलग तरह के बयानबाजी शुरू कर दी। तो अपनी राजनीति को छोड़कर पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। यदि लोग भड़क गए, सड़कों पर आ गए और इस तरह का हिंसक आंदोलन हो गया तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। और एक तरह की स्थिति आप देखिए, 53 साल का बांग्लादेश जिसकी जीडीपी लगभग 6 के आसपास थी, जो पाकिस्तान से के मुकाबले बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, आज वो वहीं खड़ा गया था 1971 में खड़ा था। तो स्थिति है जो बिल्कुल जो है बिगड़ गई है और ये भारत के लिए भी बहुत चिंता की बात है, व्यापारिक तरीके से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। अब आने वाले समय में हम देखते हैं कि हमारे जो एस रविशंकर हो या जयशंकर हो या वो किस तरह से फैसला करते हैं, प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं, ये अब हर तरीके से है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 3 दिन बहुत क्रिटिकल रहेंगे भारत के लिए। ठीक है।